गाजा खान यूनिस में हमास ने फिर से बड़ी स्ट्राइक कर दी और उसके अलावा यानी गाजा खान यूनिस के अलावा कम से कम 3 और जगह हमास ने बड़ा वार किया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात, यमन ने एक और शिप डुबो दी है, बड़ी खबर आ रही है। और तीसरी बात, तो सबके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, स्पेशली जो एंटी ईरान फोर्सेस है। सऊदी अरेबिया ने ईरान के प्रति बहुत ही जबरदस्त एक पॉजिटिव रुख दिखाया है और सऊदी अरेबिया से बयान आ गया है कि ईरान के साथ दोस्ती ही अब एक विकल्प है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल का वो अपने ढलान पे है। उसके बाद लेबनान में देखिए पूरी तरह से घेरेबंदी हो गई है। इजराइल की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह कभी भी हमला कर सकता है और इजराइल ने कुछ काउंटर अटैक, कुछ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की कोशिश की जो फेल हो गई। सीरिया को लेके भी देखिए अल शरा के खुद के घर में यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर एक बम ब्लास्ट की वारदात सामने आई है। बम फटा तो नहीं, लेकिन एक पूरी कोशिश हो रही थी। अल शरा की भी जिंदगी के दिन अब कम है क्योंकि रेजिस्टेंस वहां उभर रहा है और सीधे अल शरा के कॉलर तक उसके हाथ पहुंच रहे हैं। इराक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्ड्स के जो 2 फैक्शन हैं उनमें आपस में लड़ाई हो रही है और उसमें भी जो एक बरजानी फैक्शन है वो कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल के साथ है और दूसरा जो हरकी फैक्शन है वो ईरान के साथ है। ये इराक में डेवलपमेंट, कर्ड्स के अंदर भी, कर्ड्स जो कि पूरी तरह से प्रो अमेरिकन प्रो इजरायली थे, उनके अंदर भी एक डिवीजन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने हमास और ईरान ने मिलकर, क्योंकि कर्ड्स सुन्नी होते हैं, कर्ड्स हमास के बड़ा एक हिस्सा सीरिया में है इस समय और ईरान के साथ सीधे कोऑर्डिनेशन में, और उन लोगों ने कर्ड्स को भी डिवाइड कर दिया है। हर तरफ से ईरान अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा है और अगली लड़ाई में यह बात सामने आ गई क्योंकि हमास के लोग सीधे सीरिया से ईरान के टच में है। यह बात सामने आ गई है कि ईरान जो पिछली बार रुक गया था और रुकने के पीछे कुछ पेजिशकियान भी थे और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस भी थे, या कहिए टैक्टिकल कैलकुलेशन थे, स्ट्रेटेजिक नहीं टैक्टिकल कैलकुलेशंस थे कि अभी रशिया और चाइना तैयार नहीं थे कि वो ईरान के साथ पूरी तरह से आए। अगर ईरान आगे बढ़ता, 2 या 3 दिन युद्ध को और आगे बढ़ाता, युद्ध और आगे बढ़ता, इजराइल को और नुकसान होता, अमेरिका फिर बमबारी करता, उस समय ईरान को रशिया और चाइना की जरूरत पड़ती। लेकिन इस समय जो पूरी परिस्थिति है, रशिया और चाइना लामबंद हो गए और ईरान का ये जो ऐलान है कि फिलिस्तीन को हम आज़ाद कराएंगे अगली लड़ाई में, ये बहुत बड़ा एक ऐलान है जिससे पूरी परिस्थितियां बदल गई हैं। उसके साथ रशिया यूक्रेन वॉर में क्या डेवलपमेंट्स है, चाइना ने जो जर्मनी पे स्ट्राइक किया था उसके डिटेल्स आ गए। लेजर टेक्नोलॉजी से मारा था रेड सी में, जर्मनी के होश उड़ गए हैं अभी तक। मतलब वो दिन चले गए जब बड़े मियाँ फाख्ता उड़ाते थे, उस तरह की बातचीत हो गई। गाजा में अभी भी सिविलियंस का जो नरसंहार है वो जारी है। वो इजराइल देखिए वो एक बड़ी शहादत है जो कहीं ना कहीं पूरी मानवता को एक दिन जवाब देना होगा कि जब ये शहादत हो रही थी, एक पूरी पॉपुलेशन अपनी शहादत दे रही थी, तब उस समय तुम कहाँ थे। ये देखिए बड़ी चीज़ है। और अल्लामा इकबाल का जो पुराना शेर भी एक है कि फितरत अफराद से अगमास कर भी लेती है, थोड़ा सा अगर त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा, फितरत अफराद से अगमास कर भी लेती है, यानी इंसान की गलतियों से नज़र घुमा भी लेती है, कभी नहीं करती मिल्लत के गुनाहों को माफ़। मिल्लत के गुनाह कभी माफ़ नहीं किए जाते, उस दिन जवाब देना होगा। और ये एक बहुत बड़े मुस्लिम पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दिया है और ख़ुद वो अभी पूरी तरह से फिलिस्तीन, एक ऐसे देश का है मिनिस्टर है कि अभी पूरी तरह से फ़िलिस्तीन के पक्ष में वो लोग नहीं उतरे हैं, माने बयानों के अलावा। और उसने कहा है कि एक दिन जवाब देना होगा। एक जो डे ऑफ जज, क़यामत का दिन होगा, उस दिन फ़िलिस्तीनी सवाल पूछेंगे और सारे मुस्लिम मुल्कों के जो बादशाह हैं और जो भी हैं सब अल्लाह के नीचे है। जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, सबको जवाब देना होगा कि तुम लोग का क्या कर रहे थे। सबसे पहले उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे पहले मुस्लिम से जो सवाल पूछा जाएगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पूरी मानवता की जिम्मेदारी जो भी किसी भी धर्म का, उसको अपने भगवान को जवाब देना है। तो अभी आप देखिए ये जो आज की खबरें हैं इसमें बड़ा एक फलक है। ये आज का अकेला एक वीडियो है, तो मेरी आपसे गुजारिश है इसको अंत तक देखिएगा और कमेंट, भाई आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, 1000 के ऊपर कमेंट आप ज़रूर ये डालिएगा। हम कुछ कोशिशें हो रही हैं हमारे
वीडियो के खिलाफ साजिशें हो रही है, लेकिन हम लोग मिलजुल के उन साजिशों को नाकाम करेंगे। अब देखिए जो गाजा खान यूनिस में हुआ, अब यहां पर देखिए बेत हनून की घटना के बाद इजराइल इतना चौकन्ना हो गया है कि उसने मिलिट्री सेंसरशिप दुगनी कर दी। और ये जो घटना है ये तो दब जाती, वो हमास ने एक जरिया ढूंढ दिया, क्योंकि हमास भी अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो। वो चाहे आपको तो पता ही है कि एक एक हफ्ते पहले के जो घटनाएं, अभी कल तक 3 जुलाई की घटनाओं की खबरें आ रही थी, क्योंकि हमास का मानना यह है कि आईडीएफ को इस समय जितना मारा जा सकता उतना मारो, और वो जो ग्राउंड पे मारा जा रहा है दुनिया तो एक ना एक दिन समझी जाएगी, आज नहीं 4 दिन बाद समझेगी, वो तो बयान आ ही जाएगा। लेकिन सीज फायर क्योंकि नज़दीक है और हो सकता है, और ना भी हो अगर सीज फायर, तो एक ऐसी स्थिति बना दो कि इजरायली सेना अब आगे बढ़ने से डरे। आईडीएफ बेत हनून की घटना का क्या असर हुआ? अब बेत हनून में आज इजराइल ने अनाउंस किया कि वो ग्राउंड एक्सपेंशन आगे बढ़ा रहा। तुम ग्राउंड एक्सपेंशन आगे बढ़ाओगे, तुम्हारे सैनिक जो हैं वो बालू में जल जा रहे हैं, लेट नहीं पा रहे। 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस समय गाजा का, रेंग रेंग के उनको चलने को कहा जा रहा है, और वो तुम कह रहे हो कि बेत हनून में वो एक्सपेंशन करेंगे। यही सब बातें, देखिए यही सब बातें कि जब कोई बड़ी ताकत गिरती है तो बहुत सारे इल्यूजन शैटर होते हैं, बहुत सारे जो क्या उसको कहेंगे मृत्यु, मतलब जो एक भ्रम होते हैं, जो भ्रम होते हैं वो चकनाचूर होते हैं। ये जो भ्रम है इजराइल का कि हम गाजा पे कब्जा कर लेंगे, और कब्जा करने की बार बार बात कहते हैं, 65% कर लिया, 60% कर लिया, इस बार हम पीछे भी नहीं हटे, दोबारा हमास नहीं आ पाए, लेकिन हमास तो आ रहा है दोबारा, हमास ने मार दिया। और एक बात और आपको होता है, खान यूनिस में जो आज घटना हुई है उसमें 11 इजरायली सोल्जर्स को पे सीधे मोटर से फायर हुआ है। रजूम जो उनके अपने मोटर कम रॉकेट्स होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक्सप्लोसिव जो रॉकेट बन जाते हैं, ईएफपीज, एक्सप्लोसिवली फॉर्म पेनिट्रेटर्स। अब जो मोटर के गोले होते हैं बड़े बड़े, जैसे पहले बाजूका जो चलती थी, आपने पुरानी फिल्मों में देखी होगी, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो एक हथियार है बाजूका, जो बड़ा सा मोटा सा होता था। अब उसकी जगह मोटर्स ने ले ली, जो सीधे गोला मारते हैं। आर्टिलरी का पार्ट वो हो गया है कि सीधे यहाँ से वो गोला मारते हैं और वहाँ जाके सीधी ये लगती है, और उसको मोटर फायर कहते हैं। लेकिन मोटर से रॉकेट मारना, रजूम रॉकेट भी मारना, ये एक नई एक चीज़ हमास ने डेवलप की, और उसने 7 अक्टूबर 2023 में भी इसको इस्तेमाल किया था, और खान यूनिस में भी इसी तरीके से उसने आज चकित कर दिया, इजरायलियों को सरप्राइज कर दिया। और उसमें 11 सोल्जर्स हैं, उनके बारे में कोई खबर अभी तक नहीं है, मारे गए हैं, जिंदा हैं, क्या हैं, कोई खबर नहीं है। जहां तक जो अंदेशे मिल रहे हैं, उन अंदेशों से कम 3 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, कम से कम, जो इजराइल एक्सेप्ट करेगा, कल तक एक्सेप्ट करेगा, और बाकी कम से कम 7 घायल हुए हैं। खान यूनिस में देखिए, खान यूनिस से लेके बेत हनून, ये पूरा एक नया लिबरेटेड जोन बनता जा रहा है। अब क्या तुम कर लोगे, ये पूरा नया लिबरेटेड जोन बनता जा रहा है। सीज फायर हो ना हो, हमास लड़ने को कटिबद्ध है। सीज फायर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, उसको लड़ना है, वो अंतिम समय तक। और उसके साथ गाजा की जनता के बारे में नहीं, आज बहुत एक जाफा एरिया है गाजा में, और जाफा ये पहले जो तेल अवीव आज जहाँ उसका नाम जाफा हुआ करता था वो नहीं, ये गाजा में एक एरिया है। और गाजा को आप जानते हैं 1967 में इजराइल ने कब्जा किया था, 48 में नहीं। तो जो जाफा एरिया है वो बहुत बड़ा एक सेंटर रहा है रेजिस्टेंस का 1967 के बाद से, और अभी तक इजराइल इतनी कोशिश के बाद भी उसको नेस्तनाबूद नहीं कर पाया है। ये भी इजराइल की बहुत बड़ी चिंता। अब आप सोचिए, वो एक सिंबल, एक रेजिस्टेंस के सिंबल को नेस्तनाबूद करना चाहता है। और नेतन्याहू ने फिर आज कहा है कि फिलिस्तीनी राज जो बनेगा वो एक इजराइल को नष्ट करने का प्लेटफॉर्म होगा, हम उसको कैसे मान सकते हैं। तो मत मानो, इसी को देख लिया जाए, फिलिस्तीनी राज को मत बनाओ। फिलिस्तीनी राज के ना बनने में इजराइल के खत्म होने की कहानी है, इजराइल के खत्म होने की बीज है। क्योंकि आज नहीं तो कल बड़ी से बड़ी फोर्सेस, कभी अर्दोगन कह देते हैं कि हम टर्की से फोर्स भेज देंगे, वो सब बातें एक बार सुन के उसके बाद उनको रख देना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो पूरा के पूरा टर्की है वो अर्दोगन का है। टर्की में जब आप एक बात कह रहे हो और अर्दोगन की पार्टी के बहुत सारे लोग वो बात सुन रहे हैं, टर्की में प्रो पैलेस्टीन सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त है। वो मैं देखता हूँ अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से टर्की के हैंडल्स मुझको फॉलो करते हैं, बहुत ज़बरदस्त
एक वहां पर प्रो पैलेस्टीन सेंटिमेंट है। तो अर्दोगन को प्रेशराइज करके भी हो सकता है ये काम, ऐसा नहीं है कि संभव है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक ऐसे माहौल में जब इजराइल फिर से ग्रेटर इजराइल का एक कार्ड रिवाइव करना चाहता है, सीरिया या लेबनान में लड़ाई शुरू होने जा रही है, सीरिया में भी एक नए सिरे से अल शरा सत्ता से हटने के करीब है, और जो कर्ड्स के अंदर जो लड़ाई हो रही है, उसके बाद ईरान जो दूसरी लड़ाई की तैयारी करे, क्योंकि ये तय है इजराइल इस बार ट्रंप के यहाँ से आ रहा है ये मैंडेट लेके कि हम ईरान पे फिर से हमला करेंगे। सीज फायर की बातों को एक उलझाया जा रहा है, वो मतलब उलझाने के लिए रखा जा रहा है। सीज फायर हो सकता है कि 60 दिन के लिए नेतन्याहू कर भी ले, क्योंकि वो ये चाहेगा कि इन 60 दिनों में के अंदर वो ईरान पे हमला करे। लेकिन ईरान पे हमला करते ही यहाँ पर हमास जो है वो उस तरह से सक्रिय नहीं होगा कि वो इजरायली को मारने लगेगा, लेकिन उसकी जो तैयारी है वो एक ऐसी बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ जाएगी कि अगर दोबारा ईरान इजराइल की वॉर हुई तो अब ये ईरान की ग्राउंड फोर्सेस जॉर्डन के माध्यम से वेस्ट बैंक में घुस सकती हैं, और ये पूरी संभावना है। इसके बारे में मोसाद की कम से कम 13 रिपोर्ट्स हैं, 13 जो CIA तक पहुंची हैं। इसीलिए ट्रंप हेजिटेट कर रहा है, लेकिन ट्रंप के ऊपर जूइश लॉबी को प्रेशर है। ये सारी चीजें देखिए देखने वाली, क्योंकि हम तो संघर्ष के चैनल हैं, हम तो ऐसे चैनल हैं जो कभी ये नहीं कहते हैं कि हाँ कि शांति आ ही जाएगी। शांति हम चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है शांति, कौन नहीं चाहता है मोहब्बत, लेकिन सवाल ये है कि सच्चाई भी तो कुछ होती है। अब जब सच्चाई में एक जंग लिखी है और लंबी जंग के बाद शांति लिखी है, तो उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वो प्रकृति का कह लीजिए, भगवान के कह लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव जो हिस्ट्री के लॉज हैं, ये उनकी ताकत है। अब आप देखिए आज एक और बड़ी चीज हुई, हमास ने गाजा में एक कॉन्ट्रैक्टर को मार दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था। अभी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से जुड़ा था कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक बड़ी घटना हुई है। गाजा में हमास ने एक इजरायली कॉन्ट्रैक्टर को मार दिया जो एक्चुअली मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर था, और उसने कई जो गाजा में जो घर हैं उनको उड़ाए थे, उनके अंदर बारूद फिट करके उनको उड़ाए थे, उसको मार दिया। ये इस रूप में देखा जा रहा है कि हमास अब इस तरह से जो इजरायली जो डिफेंस जो और भी जो काम करने के लोग आते हैं उनको भी मारना शुरू करेगा। उसके बाद देखिए बलाता में बड़ी घटना हुई नाब्लस में, जब IDF सोल्जर जो है एक घायल हो गया बुरी तरीके से नाब्लस में, वेस्ट बैंक में। बहुत दिनों से यहाँ कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, ये हो गया, और उसमें इजरायली सोल्जर एक घायल हो गया है, उसकी हालत नाजुक है। उसके साथ 3 और सोल्जर्स हैं जो मरने के कगार पे तो नहीं है, लेकिन वो भी बुरी तरह से घायल हुए। फिर देखिए बेथलेहम में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि गोलियां चली, मतलब रेजिस्टेंस ने गोलियां चलाई। तो वेस्ट बैंक का रेजिस्टेंस, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, वो रेजिस्टेंस गांव, वो बड़े बड़े जो मैदान है उनमें फैला हुआ है। वो अपने को वो पूरा वेट कर रहा है कि या तो ईरान इजराइल युद्ध फिर से शुरू हो, उधर से ईरान की फोर्सेज आएंगी तो उनके साथ उनको लीड करेगी एक तरह से हमास की जो रेजिस्टेंस फोर्स है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जो फोर्स है वेस्ट बैंक में, और दूसरी तरफ बीच बीच में ऐसे हमले भी वो कर रही है जिससे इजराइल घबरा है। और देखिए पहली बार क्या हुआ है कि यही वजह है जिसमें इजराइल के लोग घबरा के, जो इजराइल के ऑफिसर्स हैं, कुछ सिविल ऑफिसर्स, उन्होंने जेनिन से लेकर तुलकरेम, जहां उन लोगों ने 20,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस कर दिया था, उनको उनमें से महिलाओं को वापस आने की इजाज़त दी। फिर परसों कल पुरुषों को भी वापस आने की इजाज़त दी। इस तरीके की चीज़ें हो रही, लेकिन बहुत सारे फिलिस्तीनियों ने कहा कि हम तुमसे इजाज़त लेके क्यों आए अपने घर, हम नहीं आते हैं, जाओ, हम नहीं आएंगे और हम यहीं रह के तुमसे लड़ेंगे। ये भी एक देखिए, ये जो लेजेंडरी जो स्पिरिट है फिलिस्तीनियों की, जो बिल्कुल बेमिसाल है, ये सामने आ रही। उसके बाद एक और घटना, हमास ने गाजा से लगे इजरायली सेटलमेंट में फिर रॉकेट डाल दी, और ये 107 मिलीमीटर टाइप रॉकेट्स किसुफुम पे। किसुफुम जो कि बहुत फेमस, बहुत बड़ा, 7 अक्टूबर पे भी इस पे हमला हुआ था। किसुफुम जो इजरायली सेटलमेंट है गाजा से लगा हुआ, उस पर फिर से रॉकेट डाले। और ये जो बात है ना हमास की कैपेबिलिटी, ये क्योंकि सिविलियंस सीधे इससे इफेक्टेड होते हैं, जो इजरायली सिविलियंस हैं, इसलिए वो नेतन्याहू तमतमा जाता है, एकदम पगला जाता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब हम देखिए आते हैं यमन पे। यमन ने जो मैजिक सीज जहाज़ गिराया, उसका जो वीडियो आपने, आशा है आपने टेलीग्राम या एक्स पे देखा होगा। उस वीडियो में आप देख रहे हैं किस तरह से यमन के ऑफिशियल्स इंग्लिश में जो
मैजिक सीज है, उसके ऑफिसर को कह रहे हैं कि तुम अपने जहाज को धीमा करो, तुम अपने जहाज को धीमा करो, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, लेकिन वो धीमा नहीं कर रहा है। वो पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? वो कह रहा है हम यमन के ऑफिशियल हैं, तुम धीमा करो, अपनी शिप को धीमा करो, रिड्यूस योर स्लो डाउन, रिड्यूस योर स्पीड। लेकिन वो नहीं मान रहा है, और उसके बाद यमन की नेवल गन बोट्स हमला कर देती हैं, और वो पूरा जो मैजिक सीज है वो उसमें बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद एक अंदर का वीडियो है, मैंने 3 वीडियो डाले, अंदर का वीडियो, कितनी बड़ी शिप मैजिक सीज है, और वो पूरी की पूरी डूब जाती है पानी के नीचे। आप देख सकते हैं कि वो जा रही है, और जो क्रू मेंबर्स हैं उनको यमन ने बाद में नहीं मारा। ये नहीं कि वो लोग बाहर निकल आए, अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक और शिप थी बगल में, मतलब ये थोड़ी दूरी पे, उसने बचा लिया मैजिक सीज के क्रू मेंबर्स को। लेकिन क्या सीन था। उसके बाद एक और वीडियो उसमें तीसरा, जिसमें जब यमन ने जब बम्बार्डमेंट किया तो मैजिक सीज के अंदर का जो नज़ारा है, पूरी चकनाचूर हो गई अंदर से। अरे भाई, यमन ने एक शिप डुबो दी, और दूसरी शिप आज इटर्निटी सी, इसमें तो मार दिया क्रू मेंबर्स को। क्योंकि जो पहला हमला हुआ था उसमें भी क्रू मेंबर्स को तब नहीं मारा जब वो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे या शिप छोड़ के भाग रहे थे। वही बात हुई, उन्होंने कहा रुको रुको, इटर्निटी सी भी नहीं रुकी, यमन ने मार दिया, और जो मारा है उसमें चार क्रू मेंबर्स मारे गए। ये देखिए बड़ी घटना। अब ये सब लोग हिले, क्योंकि यमन से लड़ने की ताकत अमेरिका में जब नहीं है तो कौन आगे आएगा? दूसरी तरफ चाइना, जर्मनी ने कहा है कि चाइना ने लेजर बीम से हमको मारा। मतलब चाइना की एक जो फ्रिगेट है उसने, अच्छा अब जर्मनी के वहां कर क्या रहा था, जर्मन कुछ शिप्स जो हैं वो यमन पे ड्रोन फायर कर रही थी, उन ड्रोन्स को चाइना ने गिरा दिया। अब आप देखो, जब ये विश्व युद्ध की तरफ चीजें बढ़ रही हैं कि नहीं, एक नए तरह का विश्व युद्ध, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं, एक नए तरह का विश्व। तो वो जो है चाइना का फ्रिगेट लेजर से, अब चाइना के पास ये जो टेक्नोलॉजी है किसी के पास नहीं, अमेरिका इजराइल के पास नहीं है कि तुम शिप से लेजर वेपन फायर करो और तुम ड्रोन्स गिरा दो। और ये हुआ है। चाइना का बार बार देखिए जो वेपन्स की जो टेस्टिंग है उसमें चाइना खरा उतर रहा है, और बहुत ज़बरदस्त बड़ी घेरेबंदी चाइना कर रहा है। इसीलिए इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि वो ईरान, चाइना और रशिया के साथ जाए। अगर वो स्वतंत्र भी रहना चाहता है तो उसका मतलब है झुकाव उसका उधर ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। आज ट्रंप ने पूरा एक तरह से इंडिया के साथ जो डील है वो तो नहीं अनाउंस हुई, लेकिन ट्रंप बहुत आगे बढ़ गया है, 40% 50% वो लगा के मानेगा। भारत को बहुत नुकसान होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को। इसलिए अब ज़रूरत है भारत को चाइना की, रशिया की, ईरान के, उनके मार्केट्स की, वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, क्योंकि भारत अपना मार्केट बहुत फैला नहीं रहा है। अगर भारत अपना मार्केट और फैला रहा होता, ऐसी पॉलिसीज़ होती, देखिए ग्रोथ बहुत कम हो गई है इंडिया की, ये 5-6% ये सब फर्जी है, 4% ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और ऐसी स्थिति में भारत को और ज़्यादा, भारत के देशवासियों की प्रति व्यक्ति आय और गिरने वाली है। अभी 137वीं 140वीं पता नहीं और गिरेगी। तो ये देखिए, ये एक तरीके से जो भारत में भी देखिए कोई ना कोई एक बदलाव आ रहा है। वो मैं आपको देखिए सिद्ध करके दिखाऊंगा अपनी कार्रवाइयों से, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पे हूँ। वो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, मुझे 1 साल का टाइम चाहिए बस, और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो उसमें, लेकिन उसके पहले मैं दिखाऊंगा। तो अभी देखिए जो एक जो ये यमन की बात हुई, उसके बाद हिजबुल्ला। देखिए हिजबुल्ला का जो पूरा इशू चल रहा है ना, वो उसमें लेबनीज स्टेट, ये जो पूरी कोशिश थी अमेरिका इजराइल की कि लेबनीज स्टेट को हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ा दो, वो नहीं हो पा रहा है। लेबनीज स्टेट इतना तो है कि वो इजराइल के प्रति हमलावर जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले था वो तो नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने अपना एनवॉय भेज के ये सब एक माहौल बनाया है। लेकिन जोसेफ आउन जो प्रेसिडेंट है लेबनान के, मेरोनाइट क्रिश्चियन, वो सीधे सीधे हिजबुल्ला पे हमला नहीं कर रहे। उनको ये डर है कि हिजबुल्ला कहीं वहाँ कू ना करा दे। हिजबुल्ला के पास पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है। हिजबुल्ला कोई आतंकवादी संगठन नहीं, एक राजनीतिक पार्टी है जिसके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दर्जनों की संख्या, और लीडिंग कोलेशन, रूलिंग कोलेशन है। अब इस ऐसी स्थिति में
इजराइल जो है वो फिर कुछ डराने की कोशिश कर रहा है, फिर कुछ रेड्स कर रहा है। उसने कुछ रेड्स की, कुछ सिविलियंस को मारा, और ऐसा उन्होंने दिखाया कि रात में रेड हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो लेबनान में इजरायली फोर्सेस है उनके पास है, और वो उन्होंने कुछ हथियारों का ज़खीरा, हिजबुल्लाह के हथियारों का एक ज़खीरा पकड़ा। इस तरह की बात आ रही है, जबकि पूरी फर्जी बात है, पूरी फर्जी, कोई इसमें सच्चाई है ही नहीं। हिजबुल्लाह के अपने हथियार अपनी जगह हैं। हिजबुल्लाह को तुम कैसे, मतलब क्या समझोगे, मतलब कितना जानते हो इजराइल? तुम तो अपने देश को नहीं जानते, तुम हमास को नहीं जानते। तुम्हारे देश में इतने ईरान के एजेंट्स निकल आएंगे, तुम्हें पता था? आज एक और खबर आई है, एक जूविश रब्बाई वो गिरफ्तार हो गया, इजराइल ने गिरफ्तार किया। और किस बात पे? उसने जब बेथनून की घटना हुई और 5 इजरायली मारे गए, तो उसने ट्वीट कर दिया और उसने कहा कि द वर्ल्ड इज नाउ अ बेटर प्लेस। यानी जो 5 इजरायली उसके अपने सिटीजन मारे गए, उनके मारे जाने पर उसने कहा कि दुनिया अब बेहतर होगी। सोचिए आप कि इजरायली अथॉरिटीज, ये तो मैं कह रहा हूं कि अपने समाज को ये अभी नहीं समझते। तुमने अपने समाज में ज़ायनिज़्म फैलाया, तुमने जो ज्यूस का असली धर्म है उसको भी दबाया, सब कुछ किया तुमने, लेकिन अब उसका नतीजा क्या? उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो असली जो रिलीजियस लोग हैं इजराइल में, वो ज़ायनिज़्म के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ये उसका नतीजा है। और ये विद्रोह उस तरह से भी सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने जो ईरान के लिए स्पाइंग कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दें आपको, ईरान के हंडाला ग्रुप ने एक और बड़ी इजरायली वेबसाइट हैक कर ली, सिक्योरिटी वेबसाइट, और उससे जो डिटेल्स निकले हैं उसमें कई इजरायली ऑफिसर्स, कम से कम 41 ब्यूरोक्रेट्स इजराइल के रिजाइन किए, उनके सारे सीक्रेट्स बाहर आ गए। इससे पूरी तरह से जो नेतन्याहू एक ऑफेंसिव सोच रहा था ईरान के खिलाफ, उसको भी नुकसान हुआ। वो कई दिनों के लिए शायद टल गया है। देखिए अभी ये सब बातें खुल के सामने आएंगी, लेकिन इसी समय ईरान ने ये जो हमला किया, और ईरान का जो हमला होता है बहुत महीन होता है हमेशा। तो ये देखिए जो एक बात हुई है, ये एक बड़ी चीज़ हुई। उसके बाद जो सऊदी अरेबिया की जो बात मैं आपसे कह रहा था, देखिए क्या है कि सऊदी, जो बहुत लोग उछलते हैं ना, शिया सुन्नी करते हैं, उनको मैं कहता हूं कि जरा तुम राजनीतिक सोच बढ़ाओ, राजनीतिक सोच बढ़ाओ। क्योंकि सऊदी अरेबिया राजनीतिक एक देश है, उसके लिए राजनीति प्रथम है। उसके लिए ये प्रथम नहीं है कि कौन शिया है कौन सुन्नी। और अपने नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि वो ईरान से दोस्ती करे, और कुछ चारा नहीं है। अमेरिका और इजराइल ख़त्म हो रहे हैं। अमेरिका इजराइल सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जब ईरान ने कतार में अमेरिकन बेसेस को मार दिया, तो सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं मार सकता है? सऊदी अरेबिया, रियाद के पास, देखिए रियाद में बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब सऊदी अरेबिया में जो उसका कैपिटल, बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और वहाँ पर ये पूरी एक थिंकिंग आई है कि भाई चाइना और रशिया, इस तरह के देशों को अनॉय करना ठीक नहीं है, और इसमें हम लोग, ये ईरान के साथ हैं, हमें भी ईरान के साथ एक अच्छा रिश्ता हमको बना के रखना है। और उसके एक डिप्लोमेट ने ये भी कहा, उसने कहा कि ईरान शायद वो रास्ता है जिससे सऊदी अरेबिया अपनी मुक्ति पा सके। अब मुक्ति का मतलब क्या है? अब पता नहीं इसका क्या मतलब है। मतलब क्या सऊदी अरेबिया में जो तानाशाही है, जो मोनार्की है, उसके बारे में वो कह रहा था, या वो ये कह रहा था कि जो मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि अभी हम पुरानी तरीके के कानून जो सऊदी अरेबिया हैं कि वो हम हटाने जा रहे हैं, उसको हम थोड़ा और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। पहले बात आ रही थी कि ये जो सऊदीज़ का मॉडर्नाइजेशन है ये वेस्ट से इंस्पायर्ड है, अमेरिका से। अब बात ये आ रही है कि नहीं, ईरान से इंस्पायर्ड है। अरे ईरान को तो तुम मानते ही नहीं हो कि वो प्रगतिशील है और वो मॉडर्न है। वेस्ट की बात, ईरान को तो तुम पिछड़ा समझते हो। ईरान को तो तुम कहते हो औरतें हिजाब में रहती हैं, जबकि कितनी औरतों के वीडियोज़ अभी आए जब ईरान इजराइल वॉर चल रही थी, और अभी फिर आ रहे हैं जिसमें औरतें खुल के कह रही हैं कि अगर इजराइल को और अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार है तो ईरान को भी। इस तरह की वहाँ की महिलाएं कह रही हैं, आम महिलाएं। अच्छा, अब यहाँ पर जो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान भी मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, उसमें उनको ईरान की ज़रूरत है, और ईरान के माध्यम से वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। चाइना का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सऊदी अरेबिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो चाइना का इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए, और वो जानते हैं इस बात को कि सऊदी इकॉनमी बहुत दिन तक तेल पर निर्भर नहीं रह सकती,
तेल की प्राइसेस का कुछ भी हो, अच्छा ईरान के साथ एक और भाई कि ईरान इजराइल युद्ध होगा तो फिर तेल की जो प्राइसेस हैं वो इफेक्ट होंगी, सप्लाई इफेक्ट होगी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान ने बंद कर दिया तो सऊदी अरेबिया तो बैठ जाएगा। लेकिन अगर ईरान से दोस्ती रही तो युद्ध के दौरान भी ईरान ऐसा काम करेगा कि सऊदी अरेबिया का तेल पास होने देगा। वो हो सकता है कि भारत तक पहुंच जाए वो, और बाकी जो देश हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया का तेल इंडोनेशिया मलेशिया तक जाता है, फिलीपींस तक जाता है, तो वहाँ तक भी वो मतलब पहुँचने का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ही है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो गया तो बहुत नुकसान होगा। तो ये सारे कंसिडरेशन जो हैं, ये देखिए सऊदी अरेबिया भी इन चीज़ को बहुत ध्यान दे रहा है। और उसके साथ साथ पूरी एक जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि चेंज होगी, और मैंने कुछ वीडियोस भी इस तरह के बनाए थे कि सऊदी अरेबिया और ईरान एक साथ आ रहे हैं। ये पूरी परिस्थिति बने और ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, वो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए तो है ही, दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत में भी इस तरीके के जो एक जो सिचुएशन है और एक पूरा माहौल है, इसमें अगर देखिए मुस्लिम्स में यूनिटी बढ़ती है तो हिंदूज में यूनिटी बढ़ेगी। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो नफरती ताकतें हैं वो इस रूप में दिखाती हैं कि मुस्लिम्स में यूनिटी बढ़ेगी तो भारत को नुकसान है। उल्टा, भारत को हमेशा, इतिहास देख लीजिए, मुस्लिम्स में जब जब यूनिटी बढ़ी है भारत को फ़ायदा हुआ है। 1857 की लड़ाई देख लीजिए, जिसमें सब मुस्लिम मिल के लड़े तो हिंदू भी एक साथ हुए। तो ये जो सारी एक नई सोच है, इस पूरी नई सोच को हम लोग देखिए यहाँ ला रहे हैं। उसके बाद देखिए जो उसका बहुत मजाक उड़ा, जो नेतन्याहू ने ट्रंप को नॉमिनेट किया पीस प्राइज़ के लिए। लोगों ने कहा कि काली बिल्ली सफ़ेद बिल्ली को नॉमिनेट कर रही है कि ये चूहों की राजा बन जाए। तो काली बिल्ली नेतन्याहू, सफ़ेद बिल्ली ट्रंप को इस चीज़ के लिए नॉमिनेट कर रही है कि चूहों का राजा ट्रंप बने, और चूहों को सबसे पहले वही खाएगा। तो ये जो पूरी परिस्थिति देखिए, दुनिया देख रही है, दुनिया इस बार किसी भी झांसे में नहीं आ रही। अब आप देखिए एक छोटी छोटी घटनाएं हो रही। स्पेन में मलागा रेस्टोरेंट बहुत फेमस, वहाँ पर इजरायली टूरिस्ट आए, उनको सर्व करने से मना कर दिया। ऐसी घटना मैं पहले बता चुका हूँ, रोम में हो चुकी हैं, मिलान में हो चुकी हैं, नीदरलैंड्स में हो चुकी है। नीदरलैंड्स में अय्याशी करने IDF के बहुत लोग जाते हैं, वहाँ पर बुरी तरीके से सब में। आज थोड़ा पसीना आ रहा है मौसम थोड़ा सल्टी है। कल से मैं थोड़ा ट्रैवल भी शायद करूं, तो उसमें भी एक कल जो वीडियो है वो आएगा, लेकिन शायद दूसरी लोकेशन से है। बहरहाल, तो मैं कह रहा था कि ये जो स्पेन से लेके जो पूरा जो एक यूरोप में जो एक वेव चल रही है, और उस वेव में जगह जगह लोग इजरायलियों को कुछ भी परोसने से मना कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एक इजराइल ने एक अपना जो उसकी सीक्रेट जो यूनिट 8200 हैं, जो मोसाद है, उसमें उसने बाकायदा एक ऑफिशियल डायरेक्टिव दे दिया कि इस्लाम को पढ़ना अब लाजमी है। इस्लाम को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, ये समझो कि कुरान का इस्तेमाल हमास जंग में कैसे कर रहा है, कुरान की आयतों को कैसे, उसके अंदर क्या छुपा है, उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं कुरान की आयतों के अंदर। अब ये देखिए, बहुत जो एक रमल साइंस होती है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी वो विषय नहीं है, लेकिन ये चीज़ इजराइल का एक ऑफिशियल डायरेक्टिव आया। इस्लाम को समझो, कुरान को पढ़ो, और कुरान को ऐसे नहीं कि केवल उसकी टीचिंग्स को पढ़ो, वही जो मैं कह रहा हूँ, जो रहस्य हैं, जिन रहस्यों के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे जो हमास के लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जो कुछ इजराइल ने इंटरसेप्ट भी कर लिया। एक तो इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो कोई इंटरनेट वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत इंटरसेप्ट किया उसमें उनको कुरान की आयतें सुनाई पड़ी, और कुरान की आयतों के बाद कोई बड़ी घटना हुई है, इजराइल पे बड़े हमले हुए हैं। 7 अक्टूबर के पहले भी इस तरह की बात आई थी। तो वो इजराइल समझना चाहता, तुम कभी नहीं समझ पाओगे, तुम चाहे लगा दो, सदियों लगा दो, इसमें सदियों तक तो खैर तुम रहोगे नहीं, वो अलग बात। लेकिन ये आप देखिए डेस्परेशन। उसके बाद ये भी है कि अरबिक लैंग्वेज सीखना सबके लिए ज़रूरी है, और एक अरब डिवीज़न मोसाद में अलग से है ऑलरेडी, शिनबेत में भी है, वहाँ अरबिक सिखाई जाती है, लेकिन ये एडिशनल, यानी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को सीखनी है अरबिक। तो मतलब अच्छी तैयारी हो रही है कि नया फ़िलिस्तीनी राज बनेगा, इजराइल ख़त्म होगा, नया फ़िलिस्तीनी राज बनेगा,
और उसमें भाई जो एक ये है कि एक अगर 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं, एक राज बना जिसका नाम पैलेस्टाइन है, उस पर फिलिस्तीनियों का राज होगा, लेकिन जो धार्मिक जूस हैं उनको रहने की इजाज़त होगी, उनको इक्वल राइट्स होंगी, उनके साथ वो नहीं किया जाएगा जो इन लोगों ने, ज़ायनिस्ट ने ये किया। लेकिन हाँ, मतलब जो ज़ायनिस्ट ने फिलिस्तीनियों के साथ किया। लेकिन एक बात कि ज़ायनिज़्म बैन होगा तो ये अरबिक जो सीख रहे हैं ये सब कल को हमास के काम आएंगे, हमास के लिए काम करेंगे। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो सारे पहलू हैं आप देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि और भी एक चीज़ हुई है कि रशिया यूक्रेन फ्रंट पे रशिया ने एक बड़ा हमला किया है, और जो दोनेत्स्क जो रिपब्लिक है जिसको ऑलमोस्ट रशिया एनेक्स कर चुका है और ट्रम्प जिसको लेके पगला रहा है, वहाँ पर भी फिर से पुतिन ने हमला किया है। और दोनेत्स्क रिपब्लिक में एक पूरा एक एरिया जो आखिरी इलाका जो यूक्रेन के कब्जे में था, टॉल्स्टॉय नाम का, वो जो लियो टॉल्स्टॉय जो फेमस रशियन नॉवलिस्ट, उनके नाम से एक जगह भी है यूक्रेन में। यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा ही था, तो वहाँ पर टॉल्स्टॉय नाम की जगह जो लास्ट एक स्टैंड पॉइंट था जहाँ यूक्रेनियन सोल्जर्स थे, उसको भी कब्जा कर लिया। और यूक्रेन में बहुत ही भयावह स्थिति है। 9 से 11 साल के बच्चों को ज़बरदस्ती जंग में झोंका जा रहा है, उनको हिटलर की तरह सलाम करना सिखाया जा रहा है। यूक्रेन का बिल्कुल जो पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन एक नाजी कंट्री हो गया है, बिल्कुल सच्चाई। देखिए, यूक्रेन नाजी है, इजराइल नाजी है, ये 2 देश हैं सबसे पहले नाजी हुए, और इसके पीछे अमेरिका और नेटो है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने हिटलर को हराया। तुमने नहीं हराया, रशिया ने हराया। तुम तो चाहते थे हिटलर जीत जाए, तुम तो चाहते थे हिटलर सोवियत यूनियन को नष्ट कर दे, और जो नाजी सोल्जर्स कैप्चर हुए तो उसमें तुमने कितनों को छोड़ दिया, वो इतिहास एक दिन जानेगा। कितनों को तुमने छोड़ दिया, और ये भी प्लानिंग थी कि उनको फिर से आर्म करके सोवियत यूनियन के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया जाए। वो तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन अमेरिका के नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, इस समय अगर होगा हम लोग हार जाएंगे। हार के डर से वो पीछे हटे। क्या बात करते हो यार, मतलब वेस्ट की क्या बात कोई करेगा। आओ ना सामने, कोई भी अंग्रेजी हिंदी जो भी भाषा में आओ सामने, बहस करो। लोग कहते हैं कि आप चैलेंज करते ही करते। देखिए, मैं चैलेंज, मेरा अंदाज़ है वो इलाहाबाद का अंदाज़ है, क्या करें, यूपी का अंदाज़ है, लखनऊ का अंदाज़ है, बनारस का अंदाज़ है, चौराहे पर ललकारने वाला। लेकिन ये नहीं है कि मैं कुछ मारपीट करने के लिए ललकार रहा हूँ, मैं बहस के लिए ललकार रहा हूँ। आ जाओ, बहस कर लो, किसी भी मुद्दे पर कर लो, कभी भी कर लो, ओपन चैलेंज है। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जो रशिया की जो यूक्रेन के साथ जो स्थिति बन रही है, कैसे अमेरिका, इजराइल और नेटो, इनका नाजिफिकेशन हो रहा है। गाज़ा में ये लोग यही दिखाना चाह रहे थे पूरी दुनिया को कि गाज़ा में हम इतने भारी संख्या में सिविलियंस को हमने मारा है, और ये दुनिया को सहना पड़ेगा, यही दुनिया के साथ होगा। जो गाज़ा के बच्चों के साथ हो रहा है वो भारत के बच्चों के साथ भी होगा, जो गाज़ा के बच्चों के साथ हो रहा है वो ईरान के बच्चों के साथ भी होगा, टर्की के बच्चों के साथ भी होगा। देखिए, मैं अर्दोगन का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अर्दोगन ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उसने कहा था कि जब ईरान इजराइल वॉर चल रही थी कि जो तेहरान में होगा वो इस्तांबुल में भी होगा। तो वही बात है, वो दिल्ली में भी होगा, वो सारे के सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनमें होगा। तो ये देखिए, आज का ये वीडियो था, आशा आपको अच्छा लगा। कल मैं आपके सामने फिर रात में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथी, बहुत बहुत।